आदाब, मैं फारूक सैयद। महाराष्ट्र में इलेक्शन का बिगुल बज गया है, यानी शतरंज की बिसात बिछा दी गई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से लेकर दूर गांव में बैठा पनवाड़ी सब इलेक्शन करने लगे हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा असेंबली में कामयाब और नाकाम होने वाली पार्टियां अभी पूरी तरह से जश्न और मातम भी नहीं कर पाई थीं कि झारखंड और महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र में एक दिन यानी 20 नवंबर को पोलिंग, जबकि झारखंड में 2 मरहलों यानी 13 और 20 नवंबर को पोलिंग और दोनों रियासतों में 23 नवंबर को रिजल्ट का ऐलान कर दिया। यहाँ ये बात कंफ्यूज करने वाली है कि महाराष्ट्र बड़ी रियासत है, जहाँ 288 सीटों पर इलेक्शन होने हैं, वहाँ पूरी रियासत में सिर्फ एक दिन यानी 20 नवंबर को पोलिंग होगी। जबकि महाराष्ट्र के मुकाबले झारखंड बहुत छोटी रियासत है, जहाँ 81 सीटों पर पोलिंग होनी है और 2 मरहलों में पोलिंग की क्या वजह है। सियासी पंडितों का कहना है कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का मजबूत गठबंधन की सरकार है, इसलिए उसे यानी इंडिया अलायंस को झारखंड से बेदखल करने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाना चाहती है और 81 सीटों पर अगर 2 मरहलों में वोटिंग होती है तो बीजेपी को बहुत आसानी से अपना खेल खेलने का मौका मिल सकता है। इसलिए झारखंड में 2 मरहलों में पोलिंग कराई जा रही है, जबकि महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन मुल्क भर में बहुत अहमियत रखता है और मुंबई मुल्क का फाइनेंशियल कैपिटल है, साथ में महाराष्ट्र की राजधानी भी। इसलिए बीजेपी महाराष्ट्र पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए जल्दबाजी में इलेक्शन को निपटाना चाहती है कि अपोजिशन को ज्यादा मौका न मिले। वैसे भी सेंट्रल की मोदी सरकार ने महाराष्ट्र की सियासत में लोकल पार्टियों का जो हश्र किया, ये बताने की जरूरत नहीं है। बरसों से बीजेपी की साथी रही शिवसेना जब उससे अलग हो गई तो उसने शिवसेना में बगावत को हवा दी और जो ग्रुप बीजेपी के साथ आने के लिए तैयार हुआ उसे हुकूमत का लालच देकर अपने साथ कर लिया। दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सियासत में दबंग हैसियत रखने वाले शरद पवार को महाराष्ट्र की सियासत में कमजोर करने के लिए उनके भतीजे अजीत पवार को डरा धमका कर अपने साथ कर लिया। इस तरह जोड़ तोड़कर महाराष्ट्र में अपनी सरकार कायम करने में कामयाब हो गई। महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि महाराष्ट्र की 3 इंजन वाली सरकार की हकीकत क्या है। हर कोई खुलेआम इस बात को मानता है कि बीजेपी महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाने के लिए शिवसेना के एकनाथ शिंदे और एनसीपी के अजीत पवार को अपने साथ कर लिया। 3 इंजन वाली सरकार को फिर से सरकार में लाने के लिए बीजेपी हर तरह की कोशिश कर रही है। इलेक्शन के ऐलान से पहले महाराष्ट्र के लोगों को लुभाने के लिए जो जो स्कीमें बनाई गईं, वो तमाशे सबके सामने हैं। अंदर की बात यह है कि लाडली बहन योजना के लिए सरकार ने पूरा खजाना खाली कर दिया और ये भी कहा जा रहा है कि अब सरकार के पास चल रही योजनाओं को चलाने के लिए भी फंड नहीं है। महाराष्ट्र में इलेक्शन को टालने की हर तरह से कोशिश की जाती रही, लेकिन 26 नवंबर से पहले नई सरकार बनाने की पाबंदी है, इसलिए मोदी सरकार हड़बड़ाहट या जल्दबाजी में महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन कराने पर मजबूर हुई है। इलेक्शन के ऐलान के साथ ही तमाम पार्टियां इलेक्शन के दंगल में कूद रही हैं। मेरी पार्टी सबसे अच्छी पार्टी, मेरी सोच सबसे अच्छी सोच, मैं अच्छा तू बुरा, तू बुरा मैं अच्छा, तू मैं और अब नौबत आंख थू तक आ पहुंची है। मुख्तसर ये कि महाराष्ट्र में सियासी दंगल सज चुका है। हर कोई सियासत के अखाड़े में अपनी पूरी ताकत के साथ पहलवानी के लिए उतर रहा है। देखिए प्राइम मिनिस्टर
मोदी क्या कहते हैं। महाराष्ट्र के लोगों को, देश के विकास को सर्वोपरि रखते हुए एकजुट होकर बीजेपी महायुति के लिए वोट करना है। हरियाणा तर भाजपा जिंकली, आता महाराष्ट्र में बीजेपी का चेहरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तैयारी क्या है। जिस गति से है चला तू उस गति को पाएगा, ती समाएगा। सर पे जिसके तेज और हाथ धनुष बाण हो, वीर उसको बोलते वो बूढ़ा हो जवान हो। रण में जाके हो खड़ा तू चक्रव्यूह तोड़ दे, मौत को भी मात तेरे जिंदगी मरोड़ दे। एकनाथ शिंदे भी लाडली बहन योजना के साथ मैदान में उतरे हैं। लाडक्या बहिणींना आम्ही सांगितलंय, केंद्र सरकार मोदी साहेबांनी आम्ही ठरवलंय तुम्हाला लखपती बनवणार, लखपती बहिणी बनवणार। अरे माझं काय पेक्षा माझ्या बहिणींचं काय, महाराष्ट्रातल्या जनतेचं काय हे बघा। माझं काय बघून गेले उद्योजक पळून। म्हणून आम्ही ठरवलंय की आम्ही सर्वसामान्य माणसाला काय देणार, सर्वसामान्य माणसाच्या आयुष्यामध्ये चांगले दिवस काय येणार, बदल काय होणार, हे आम्ही ठरवलेलं आहे आणि त्यासाठी आम्ही काम करतोय। कुठला तरी एक तरी निर्णय सांगा बरं, आम्ही आमच्या कोणाच्या वैयक्तिक लाभासाठी। अजीत पवार भी अपने आप को किसी से कम नहीं कह रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले भी पूरी ताकत के साथ इंडिया अलायंस को जिताने की तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा के चुनाव की पूरी रणनीति की तैयारी हुई है। अलायंस हमारा महाविकास आघाड़ी का वो ही हम सामने लेके जाएंगे और महाराष्ट्र में हम लोग कोई भी हालत में कितनी भी गंदी नीति जो बीजेपी बार बार राजनीति में करती है, उस रणनीति को हम तोड़कर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाएंगे। मुसलमानों में कांग्रेस का मुस्लिम चेहरा महाराष्ट्र से राज्यसभा पहुंचे इमरान प्रतापगढ़ी भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। देखिए, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। शिंदे साहब अभी चुनाव घोषित होने से पहले तक जो बोल रहे थे वो बोल रहे थे, लेकिन क्या कमान उनके हाथ में है? क्या वो फ्रंट सीट पर हैं? क्या वो तो एक चेहरा थे, एक मोहरा थे। सरकार तो कोई और चला रहा था। दिल्ली और महाराष्ट्र के बीच में कौन सरकार को नियंत्रित कर रहा था, ये पूरा देश जानता है। तो शिंदे साहब ने अपना गोल्डन पीरियड काट लिया है और अब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। और ये हम नहीं कह रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता कह रही है। महाराष्ट्र की जनता को पता है कि किस तरह से लोकतंत्र को लूट करके वहां सरकार बनाई गई थी महायुति की। अब महाराष्ट्र की जनता उसका बदला लेना चाहती है, उसका आंशिक उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे भी कमर कस चुके हैं। आमचं सरकार येतंय आणि ही जी काय तुमची मस्ती आहे ना, 11 दिवसात यातले अनेक निर्णय आम्ही रद्द केल्याशिवाय राहणार नाही। जे 2 साल से जिसे हमें इंतजार थी, जिस दिन की इंतजार थी, आज वो दिन आ गया है। चुनाव का ऐलान हुआ है। हमें अदालत में न्याय मिलेगा ऐसी अपेक्षा थी, लेकिन न्याय तो कुछ मिला नहीं। अभी हम यही अपेक्षा कर रहे हैं कि जनता की अदालत में हमें न्याय मिलेगा। 2 साल से हम देख रहे हैं महाराष्ट्र की लूट हो रही है। बेरोजगार युवा हर जगह घूम रहे हैं, युवा युवती है हर जगह घूम रहे हैं, लेकिन सारे जो उद्योग है, सारे जो रोजगार की संधि है, वो गुजरात जा रही थी। इसी का आज प्रदर्शन यहाँ वर्षा ताईनी और सारी जो मुंबई कांग्रेस कमेटी है उन्होंने दिखाया है इस रथ पे। ये रथ तो मुंबई भर में जाएगा, लेकिन पूरे महाराष्ट्र को पता है कि पिछले 2 साल में महाराष्ट्र जिस गुजरात से चला है, अगला महाराष्ट्र जो है, अगला जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, वो चुनाव दिखा देगा कि ये महाराष्ट्र से ही चलेगा और महाराष्ट्र की आवाज ही सुनेगा। आखिरी वक्त में दाव बदलने के माहिर शरद पवार अपनी पूरी टीम के साथ जोर का झटका धीमे से लगे या आखिरी बॉल में छक्का लगाने की तैयारी में बैठे हुए हैं। एमआईएम के
असदुद्दीन अवैसी भी महाराष्ट्र में बहुत आस लगाए हुए हैं। समझो मेरी बात को, मोदी को अगर हराना है ना तो तुमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। महाराष्ट्र में हमने कहा, इम्तियाज जलील ने खत लिख कर दिया कि आओ हम बात करने तैयार हैं, आप बात करिए। हम भी नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में दोबारा शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार की हुकूमत बने। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए भी आप दुआ करिए कि महाराष्ट्र में अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब और कामरान करे। वंचित बहुजन अघाड़ी भी अपने आप को साबित करना चाहती है। फिर बता दें कि महाराष्ट्र में एक ही मरहले में यानी 20 नवंबर को पोलिंग है और 23 नवंबर को रिजल्ट। इलेक्शन के ऐलान के साथ ही महाराष्ट्र में भी ईवीएम की धांधलियों पर फिर से बातचीत और घमासान जारी है। झारखंड और महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन के ऐलान के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने फिर एक बार ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ और धांधलियों पर सफाई दी है। देश के हर सिटीजन को इसे ध्यान से सुनना चाहिए और फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो अपनी बात बार बार रखनी चाहिए। 6 महीने लगभग 5-6 महीने फर्स्ट एफएलसी शुरू होती है ईवीएम की। 2 बात मोटी मैं आपको बताता हूं, बहुत मोटी। 5-6 महीने पहले एफएलसी होती है, फर्स्ट लेवल चेकिंग ऑफ द ईवीएम्स। और मेरे पास में एक पूरा रिकॉर्ड है। ये हम जो भी ईवीएम की शिकायतें वायदे हुए आई हैं, वो हमारे पास 20 शिकायतें आई हैं। हर 20 शिकायत का हम इंडिविजुअल जवाब देंगे, फैक्ट बाय फैक्ट। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। वी विल कन्वे टू ईच कैंडिडेट टू एश्योर, दिस इज अवर ड्यूटी। एक्चुअली हमारी ड्यूटी है कि अगर कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए, तो हम उन्हें बताएंगे, निश्चित रूप से बताएंगे, लिख के बताएंगे, पूरा डिटेल्ड बताएंगे और जल्दी ही बताएंगे। तो आई एम नॉट गोइंग टू इंडिविजुअल केसेस, और उन सबको पब्लिश भी कर देंगे ताकि आप सबको भी पता लग जाए। बट फर्स्ट लेवल चेकिंग, रैंडमाइजेशन, सेकंड रैंडमाइजेशन, स्टोरेज में रखना, स्टोरेज से बाहर निकालना, कमीशनिंग करना, कमीशनिंग के बाद वापिस स्टोरेज में रखना, फिर उसको पोलिंग डिस्पर्सल के दिन ले जाना, फिर उसको बूथ पे पहुंचाना, बूथ पे पूरा दिन वोटिंग कराना, फिर सील करना, फिर वापस स्टोरेज में रखना, फिर काउंटिंग के दिन निकालना, फिर पूरे दिन दिखाना। इसमें हर समय पर पॉलिटिकल पार्टी या उस कैंडिडेट या उसका एजेंट मौजूद रहते हैं। जब मशीन में कमीशनिंग होती है, उस दिन उसमें बैटरी डाली जाती है। पहले आया था, पहले और बहुत सारी चीजें आई थी कि वो हैक हो सकती है, उसका वोट इधर डाला तो इधर जा सकता है, कुछ हो सकता है। ये पहली बार आया। अब हम ये भी सोच रहे हैं कि इससे अगला क्या आएगा, हम नहीं समझ पा रहे इससे अगला क्या आएगा, बट लगता है अगला भी कुछ आएगा, रुकेगा नहीं। मतलब कितनी बार। एनीवे, कमीशनिंग बहुत जरूरी है समझना। वोटिंग से करीब 5 या 6 दिन पहले कमीशनिंग होती है। 5-6 दिन पहले उस दिन मशीन में सिंबल पड़ते हैं। तो अब मशीन में अभी तक नई बैटरी उस दिन एक डाली जाती है और सील करके उस बैटरी पे भी कैंडिडेट के एजेंट्स के दस्तखत होते हैं। छोड़िए, मशीन पे तो होंगे ही होंगे। हमें भी नहीं पता, हमने भी पता नहीं कब बनाया था ये नियम, हमारे काम आ रहा है अभी कि वो बैटरी पर भी एजेंट के दस्तखत हों। और अब कमीशनिंग के बाद, क्योंकि 5 ही दिन बचे हैं और इसमें सिंबल लोड हो चुके हैं, ये उनके सामने में स्ट्रांग रूम में जाएगी, डबल लॉक लगेगा, 3 लेयर की सिक्योरिटी रहेगी, 3 लेयर की, जिसमें सीएपीएफ भी शामिल होगी, मस्ट है। ऑब्जर्वर होंगे। उसके बाद जब वो पोलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन के दिन निकलेंगी, उस दिन फिर यही प्रोसेस होगा। सारा प्रोसेस वीडियोग्राफ होगा। यानी वीडियोग्राफ होने के बाद फिर वो फील्ड में पहुंचेंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट साथ में रहेंगे, फिर कैंडिडेट के एजेंट साथ में रहेंगे, फिर वहां पहुंचेगी, फिर कहेंगे भाई देख लो इसको, सब ठीक है, जो आपको नंबर दिया, हाँ, और उसके नंबर भी सबसे शेयर किए जाएंगे। इस नंबर की मशीन इस बूथ पे जाएगी। फिर जब वो बूथ पे पहुंच गई तो कहें भाई मिला लो आप,
उसी नंबर की है कि नहीं है। वोट भी डाल के देख लो 50 कि ठीक है कि नहीं है। किसी ने 50 डाले, किसी ने 20 डाले, किसी ने कहा नहीं हमें ठीक है हम नहीं डालेंगे। किसी स्टेज में किसी बूथ पर 20 कैंडिडेट हैं, किसी पर 5 कैंडिडेट हैं, किसी पर 5 ने कम वोट डाले, किसी ने ज्यादा डाले। बैटरी उसी हिसाब से यूज। अगर कोई ईवीएम की धांधलियों से परेशान होकर या मायूस होकर वोटिंग नहीं करता तो गलत है। ईवीएम पर बात होती रहती है, हो रही है और होती रहेगी, लेकिन हर सिटीजन का फर्ज है कि वो अपने हक का इस्तेमाल करे। और महाराष्ट्र वासियों के लिए फिर एक बार मौका आया है कि वोटिंग में भरपूर हिस्सा लें और जिंदा शहरी, अलर्ट सिटीजन और सतर्क नागरिक होने का सबूत दें।